नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अनादि टीवी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है दमोह से। जी हां, उपचुनाव है दमोह में और पहले राउंड के बाद कांग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन आगे चल रहे हैं बीजेपी से। और ये पहला मौका है शायद कि जब बीजेपी उम्मीदवार बैलेट राउंड में भी 1,500 के आसपास वोटों से पीछे चल रहे थे। इस बीच वहाँ हंगामे की खबर है, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया जिसके कारण मतगणना रोकना पड़ी है। खबरें आ रही थी पहले कि अजय टंडन 1,817 वोटों से आगे हैं, लेकिन चुनाव आयोग के जो ऑफिशियल टैली आई है उससे साफ है कि पहले राउंड की गणना के बाद अजय टंडन ने बीजेपी उम्मीदवार राहुल सिंह पर 700 वोटों की बढ़त बना ली है। मतगणना को रोकना पड़ा है हंगामे के कारण और खबरें हैं कि 10:30 बजे के आसपास मतगणना फिर से शुरू होगी। आपको बता दें कि राहुल सिंह लोधी ने कांग्रेस के टिकट पर 2018 में चुनाव लड़ा था और बीजेपी के उम्मीदवार और मंत्री जयंत मलैया को उन्होंने चुनाव हराया था। इसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया, बीजेपी में शामिल हुए और यही कारण है कि अब चुनाव कराना पड़ रहा है। इस चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने पूरी ताकत झोंक दी थी। कांग्रेस की ओर से दिग्विजय सिंह, खुद कमलनाथ मैदान में मोर्चा संभाले रहे और बीजेपी ने मलैया परिवार की नाराज़गी दूर करने के लिए भूपेंद्र सिंह मंत्री हैं, गोपाल भार्गव बीजेपी के वरिष्ठ मंत्री हैं, उनकी ड्यूटी लगाई। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा खुद डेरा डाले रहे और जयंत मलैया और उनके बेटे सिद्धार्थ को इस चुनाव की जिम्मेदारी उन्होंने सौंप दी थी कि एक पिता को शहरी क्षेत्र और बेटे को ग्रामीण क्षेत्र में। शहरी क्षेत्रों में पहली बार हो रहा था कि बीजेपी उम्मीदवार के प्रति नाराज़गी थी, इसलिए बीजेपी ने एक नई रणनीति अपनाई थी और ग्रामीण क्षेत्रों में उन्होंने अपना फोकस किया था। तो कह सकते हैं कि अब पहले राउंड के बाद ये कह सकते हैं कि कांग्रेस के लिए पूरे देश में से कहीं से एक अच्छी खबर है तो वो शायद दमोह ही है, क्योंकि अगर हम बाकी राज्यों की बात करें, पश्चिम बंगाल की बात करें, तो कहीं गिनती में कांग्रेस दिखाई नहीं दे रही। बीजेपी और टीएमसी के बीच तगड़ा मुकाबला है। दूसरे बड़े राज्य तमिलनाडु की बात करें तो डीएमके, एआईएडीएमके पर भारी पड़ रहा है और उस डीएमके के साथ वहाँ कांग्रेस गठबंधन में है। केरल में जहां हमेशा सत्ता बदलती है हर 5 साल में, लेकिन इस बार नतीजे इसके उलट आते दिख रहे हैं। यूडीएफ और एलडीएफ के बीच जो मुकाबला था तो एलडीएफ फिर से बढ़त बनाए हुए है और यूडीएफ कहीं पिछड़ता नज़र आ रहा है। असम की बात करें जहां कांग्रेस ने सबसे ज़्यादा ताकत झोंकी थी, लेकिन उसके नतीजे उस प्रकार से आते दिख नहीं रहे। बीजेपी ने बड़े मार्जिन से, बीजेपी और उनके जो सहयोगी दल हैं उन्होंने बड़े मार्जिन से बढ़त हासिल की हुई है। पुडुचेरी से भी कांग्रेस के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। यहाँ भी एनडीए आगे बढ़त बनाता दिख रहा है और कांग्रेस गठबंधन हालांकि टक्कर देने का प्रयास कर रहा है, लेकिन पूरे देश की निगाह पश्चिम बंगाल पर है। जी हाँ, क्योंकि पश्चिम बंगाल में क्या खेला हुए या परिवर्तन हुए, इन दो चीज़ों पर टिका है और दो बड़े दिग्गजों का कैरियर भी दांव पर है। अगर नेता या जो पीके ने कहा था, पीके यानी प्रशांत किशोर ने, कि अगर बीजेपी 100 से ज़्यादा सीटें हासिल कर लेती है तो वो जो ये काम कर रहे हैं चुनावी सर्वे का, चुनावी स्ट्रेटेजी बनाने का, उस काम को छोड़ देंगे। और शुभेंदु अधिकारी जो कभी ममता बनर्जी के राइट हैंड हुआ करते तो उन्होंने भी कहा था कि अगर वो चुनाव हारते हैं नंदीग्राम से तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। सुबह जब शुरुआत हुई थी तब ममता बनर्जी बढ़त बनाए हुए थे, लेकिन जो जो समय बीतता जा रहा है फिलहाल शुभेंदु अधिकारी ने बढ़त बनाई हुई है और ये बढ़त 5,000 के आसपास आ गई है। लेकिन बड़ी खबर दमोह से, क्योंकि अजय टंडन जो कि पहले 2 बार चुनाव हार चुके थे, चुनाव के बाद उसी चुनाव के बीच उनको कोरोना हो गया था और जिस दिन वोटिंग हो रही थी उस दिन भी वो बिना मास्क के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भी लोगों के बीच नज़र आए थे, जिसको लेके विवाद भी हुआ था। आरोप भी लगे थे कि एक मंत्री की गाड़ी में बीजेपी नोट बांटने का प्रयास कर रही है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो पाई, तो जिस गाड़ी को लेकर ये आरोप लगे थे वो गाड़ी बाद में शहर से कहीं दूर एक हाईवे पर खड़ी मिली थी। तो कह सकते हैं कि अजय टंडन ने फिलहाल कांग्रेस को एक राहत बड़ी खबर मध्य प्रदेश से दी हुई है। हालांकि 26 राउंड में गिनती होना है, फिलहाल एक राउंड हुआ है, 25 राउंड बाकी हैं। तो शुरुआत में लेकिन जिस प्रकार से अजय टंडन ने बढ़त बनाई है तो कह सकते हैं कि फिलहाल कांग्रेस के लिए एकमात्र अच्छी खबर है वो दमोह से है। 5 राज्यों के सबसे तेज नतीजे अनादि टीवी आपको बता रहा है। पश्चिम बंगाल पूरे देश की नज़र है, पड़ोसी राज्य आसाम, फिर दक्षिण के 2 बड़े राज्य तमिलनाडु में चुनाव हो रहा है, केरल और इसके साथ पुडुचेरी जो कि केंद्र शासित प्रदेश है।
और बड़ी बात यह है कि तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो AIDMK जिस प्रकार से परफॉर्म कर रहा है, इसकी उम्मीद किसी भी चुनावी सर्वे में बताई नहीं थी, लेकिन उन दोनों दलों के बीच जो आंकड़ा है अभी 141 सीटों के जो रुझान आए हैं, तो DMK और उनके सहयोगी वो लगभग 100 सीटों के आसपास पहुंचते नज़र आ रहे हैं फिलहाल, और एक बड़ी जीत की ओर कह सकते हैं कि DMK जा रही है। 102 सीटों पर वो बढ़त बनाए हुए हैं। पश्चिम बंगाल में ज़रूर मुकाबला रोचक बना हुआ है। TMC ने फिलहाल बढ़त बनाई हुई है, लेकिन BJP लगातार उनके पीछे चल रही है। आसाम में लगभग सारे सर्वे ये कह रहे थे कि BJP सरकार बना लेगी, और जो अभी तक के रुझान आए हैं, पहले शुरुआती रुझान हम कह सकते हैं कि BJP और उनके सहयोगियों को भारी बढ़त दिख रही है। हालांकि ये बात हो रही कि सुबह जब खबरें आई थी तो सर्बानंद सोनोवाल जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं, वो अपनी परंपरागत माजुली सीट से पीछे चल रहे थे। ममता बनर्जी खुद पीछे चल रही हैं। बाबुल सुप्रियो जो कि केंद्र में मंत्री थे, लोकसभा से सांसद हैं, उनको BJP ने मैदान में उतारा था। सुबह वो पहले शुरुआती रुझान में वो आगे चल रहे थे, लेकिन अब वो पीछे चल रहे हैं। तो पल पल का खबर हम आपको हिसाब किताब बताएंगे कि किस राज्य में क्या हालचाल है, क्या हालात हैं। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि एक अप्रत्याशित नतीजे अगर हो सकते हैं तो वो पश्चिम बंगाल है, जहां BJP लगातार कह रही थी कि अब की बार 200 पार। BJP फिलहाल 115 सीटों पर बढ़त बनाती दिखाई दे रही है, और TMC 137 सीटों पे, और जो बहुमत का जो आंकड़ा है वो 147 है, वैसे 148 है, लेकिन 2 उम्मीदवारों का कोरोना से निधन हो गया था, जिसके कारण चुनाव वहाँ हुए नहीं हैं। तो कुल 292 सीटों पर चुनाव हुए हैं। 256 सीटों के रुझान हम आपको बता रहे हैं फिलहाल, जिसमें TMC 137 पर है, BJP 115 पर है, और एक बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि CPM और कांग्रेस अभी तक इस टैली में कहीं भी आगे दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये वही कांग्रेस है जिसको पिछले चुनाव में 44 सीटें मिली थी, और TMC के साथ तीसरे नंबर की वो पार्टी नहीं थी, दूसरे नंबर की इसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी थी, जिनको कांग्रेस के गठबंधन के बाद 26 सीटें मिली थी। और इस बार उम्मीद की जा रही थी कि कांग्रेस ने जिस प्रकार से एक गठबंधन बनाया था कि शायद कांग्रेस और गेम चेंजर साबित हों, लेकिन ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि फ़िलहाल कांग्रेस के नज़रिए से कोई अच्छी खबर उनके लिए फ़िलहाल आ नहीं रही है। तो हम बात कर रहे थे दमोह की। दमोह में जो खबरें आ रही हैं, तो CPM प्लस, अभी पश्चिम बंगाल का अगर अभी बता दें टैली, तो CPM प्लस 3 सीटें दिख रही है, और अदर 1 सीट पर आगे दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, तमिलनाडु की अगर हम बात कर लें, पहले अजय टंडन की बात कर लें, 700 वोटों से वो आगे चल रहे हैं। DMK की बात करें तो 111 सीटों पर 234 में से 212 सीटों के जो रुझान हैं, तो अभी के रुझान में जिस प्रकार से आशंका जताई जा रही थी उससे कहीं बेहतर करती दिखाई दे रही है AIDMK, क्योंकि DMK को 111 सीटें पर बढ़त है, AIDMK 94 सीटों पर है, AMMK 3 पर, MNM 1 पर और अदर 3 पर। जी हाँ, लगातार हम आपको ये अपडेट दे रहे हैं। और DMK अगर पार्टी वाइज बात करें तो DMK 98 सीटों पर आगे चल रही है, AIDMK 78 पर, कांग्रेस 11, CPM 1, अदर 24। जी हाँ, तो ये हाल हम आपको बता रहे हैं। अब बात करें हम केरल की। केरल पे कांग्रेस की सबसे ज़्यादा नज़र थी, और उम्मीद थी कि 4 दशक से लगातार जो भी यहाँ नतीजे बताते हैं वो ये बताते हैं कि हर 5 साल में यहाँ सत्ता परिवर्तन होता है। और लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से कांग्रेस को बढ़त मिली थी और 19 सीटें कांग्रेस ने लोकसभा की केरल में जीती थी, तब कांग्रेस ये मानकर बैठ गई थी कि सत्ता परिवर्तन होगा और उनकी सरकार बनेगी। लेकिन पंचायत चुनाव में वापसी की LDF ने, और UDF को उन्होंने कहीं पीछे छोड़ दिया है। 140 सीटों पर चुनाव है, और BJP 4 सीटों पर आगे चल रही थी। जी हाँ, जो मेट्रो में ने E श्रीधरन वो उन्होंने बढ़त बना ली थी, तो 4 सीटों पर सुबह BJP आगे चल रही थी। तो BJP के नज़रिए से एक अच्छी खबर है। हालांकि BJP कह रही थी कि सरकार बनाएंगे, लेकिन जो स्थिति थी केरल की, जो सबरीमाला मंदिर था, BJP ने उसको पूरी तरह से भुनाने की कोशिश की थी, लेकिन उसमें उनको सफलता नहीं मिल पाई थी। तो कह सकते हैं कि नतीजे उनकी उम्मीद के मुताबिक नहीं हैं, लेकिन CPM 51 सीटों पर आगे, कांग्रेस 37 पर, JUML 14, CPI 12। तो कह सकते हैं कि UDF वहाँ फिर से सत्ता में वापसी करता नज़र आ रहा है।
और अगर अलायंस के हिसाब से देखें तो एलडीएफ 77 सीटों पर आ गए, यूडीएफ जो कि कांग्रेस वाला यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट है 56 सीटों पर आ गए, एनडीए 2 सीटों पर, जो 4 सीटों पर वो आगे थे वो 2 पर आ गए हैं, और अन्य जो है 5 सीटों पर आ गए हैं। तो फिलहाल दमोह की अगर हम बात करें तो दमोह से कांग्रेस के लिए तो फिलहाल अच्छी खबर है कि बीजेपी के इतने दम लगाने के बाद भी अजय टंडन बढ़त बनाए हुए हैं। जी हाँ, पहले राउंड के बाद अजय टंडन बढ़त बनाए हुए हैं, और 10 बजे जो पहला राउंड हुआ तो टोटल बढ़त जो है उनकी 1600 वोटों की हो चुकी है। विधानसभा क्रमांक 55 है दमोह। रविवार को जो पॉलिटिकल कॉलेज में सुबह 8 बजे मतगणना शुरू हुई है। 26 राउंड में ये मतगणना होगी और 2 महिलाओं समेत 22 उम्मीदवार मैदान में हैं। बीजेपी की तरफ से राहुल सिंह लोधी और कांग्रेस की ओर से अजय टंडन मैदान में हैं। 10 बजे पहले राउंड का रुझान आया। इसमें कांग्रेस के अजय टंडन 1600 वोट से कांग्रेस से में आगे चल रहे हैं और ईवीएम में 700 वोटों से आगे हैं। इसमें बैलेट पेपर भी शामिल है। तो 700 वोटों की लीड उन्होंने ईवीएम से ली है और 900 वोटों की लीड उनको कह सकते हैं कि बैलेट पेपर से मिली है। तो हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ एक पूरा मेहमानों का पैनल होगा। इस पैनल से भी आपका तवारुख कराएंगे हम। उसके पहले एक छोटा सा हम आपको ब्रीफ दे दें कि 5 राज्यों का क्या हाल है और उपचुनाव की क्या स्थिति है। तो अजय टंडन, ये जो 700 वोटों से आगे अजय टंडन, ये हम दर्शकों को बता दें कि ये 700 वोटों की लीड उनको ईवीएम से मिली है और बैलेट पेपर से वो 900 वोटों से आगे थे। तो कुल मिलाकर पहले राउंड के बाद अगर हम वैसे देखें तो उनकी लीड 1600 वोटों की हो गई है। 1600 वोटों की हो गई है। हंगामे के कारण मतदान रोकना पड़ा था। 10:30 बजे से दूसरे राउंड की गिनती फिर से शुरू होगी। तो दमोह का जो पहला रुझान हम आपको बता रहे हैं, अजय टंडन 700 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो कुल जो पहले वोट बैलेट पेपर और ईवीएम को जोड़ दें तो उनकी जो लीड है वो 1600 वोटों की है। तो कांग्रेस के लिए फिलहाल एक अच्छी खबर मध्य प्रदेश से है। और अगर 5 राज्यों की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा सबकी नज़र जहां थी वो तमिलनाडु के बाद, या कहें कि सबसे पहले पश्चिम बंगाल पर थी। टीएमसी जो कि तीसरी बार सत्ता वापसी का सपना देख रही है ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस, 139 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। 292 सीटों पर चुनाव हुए थे। कुल 294 सीटें पश्चिम बंगाल में और 2 सीटों पर उम्मीदवारों की मृत्यु कोरोना के कारण हुई थी। इसके कारण चुनाव स्थगित है। 292 में से 147 वो मैजिकल फिगर है जिसको हासिल करने के बाद कोई भी पार्टी वहाँ सरकार बनाने की स्थिति में होगी। बीजेपी लगातार कह रही थी परिवर्तन होवे, और जो टीएमसी था उसकी तरफ से नारा था खेला होवे। तो क्या खेला होवेगा, और होवेगा तो किसके साथ होवेगा, इस पे सबकी नज़र रहेगी। तो बीजेपी फिलहाल 118 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। तृणमूल कांग्रेस और उनके बीच लगातार फासला कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है। सीपीएम +3, सीपीएम के साथ फुरफुरा शरीफ एक दल भी है, एफएसआई भी है और कांग्रेस भी है। तो कह सकते हैं कि उनके लिए एक अच्छी खबर नहीं। और कांग्रेस जिसने पिछले चुनाव में बहुत बेहतर किया था, 44 सीटें जीती थी पश्चिम बंगाल में, और इस बार भी उम्मीद थी सीपीएम और कांग्रेस को कि अगर हंग असेंबली बनती है तो कांग्रेस और सीपीएम किंग मेकर साबित हो सकते हैं। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी जी जुड़े हुए हैं। फिरोज जी, बहुत बहुत स्वागत है अनादि टीवी पर आपका। जी धन्यवाद। फिरोज जी, एक अच्छी खबर आपके लिए फिलहाल कह सकते हैं कि अगर मध्य प्रदेश के संदर्भ में कि दमोह से अजय टंडन ईवीएम से पहले राउंड में 700 वोटों से और बैलेट पेपर में 900 से, तो कह सकते हैं कि पहले राउंड के बाद उनकी बढ़त 1600 वोटों की हो गई है। 26 राउंड का ये चुनाव है। आपको क्या लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पिछड़ जाएंगे, या ये बढ़त लगातार बढ़ती रहेगी? देखिए, ये बढ़त जो है लगातार बढ़ती रहेगी, क्योंकि हमको वैसे भी रुझान जो मिल रहे थे वो अच्छे रुझान मिल रहे थे वहां से, और जनता का रुझान था उस तरफ जी। और अभी तो हालांकि बहुत जल्दी होगा कुछ भी कहना, लेकिन जो हमारे आशा के मुताबिक था कि हमको वहां बढ़त रहेगी, तो पहले ही राउंड से मतदाताओं ने जो दिया है वोट, और साथ में जो बैलेट पेपर है यानी जो कर्मचारियों के जो वोट डले हैं,
यानी जो प्रशासन में कर्मचारी की जो थे उसमें भी अच्छी खासी बढ़त कांग्रेस को मिली है। ये हमको दर्शाता है कि जो लोगों का मनोभाव था वो कांग्रेस के पक्ष में था और ये निरंतर अब कायम रहेगा, ऐसी हमको उम्मीद है। और अंत में देखिए अभी तो ये इसका रिजल्ट, क्योंकि काउंटिंग बहुत स्लो है वहाँ दमोह में, तो इसका रिजल्ट शाम के 6-7 बजे तक हम फाइनल फिगर पे आ पाएंगे। लेकिन बढ़त का जो सिलसिला है ये निरंतर जारी रहेगा और उम्मीद है कि हम चुनाव वहां जीतने जा रहे हैं। अगर वहां 1600-1700 वोट से बढ़त है और अगर आप पुराने ट्रेंड्स देखिए दमोह जो सीट है तो वहां कभी भी हार जीत 2-3 हजार के आसपास होती है। बिल्कुल। तो पिछली बार हम जब जीते थे तो 800-900 वोट से जीते थे। इससे पहले मलैया जी जीते थे तो 250 वोट से जीते थे। उससे पहले 300-350 वोट 400 वोट से जीते थे, ऐसा मुझे ख्याल है। 130 वोटों से भी जीते थे वो। उसके बाद 5000 वोटों तक गए थे। और पिछली बार जब रामकृष्ण कुसमारिया ने बगावत की तो शायद 1000 से ज्यादा वोट उनको मिले थे और यही कारण था कि राहुल लोधी चुनाव जीत गए थे। हाँ, राहुल लोधी चुनाव जीते थे। तो ये जो अगर 1700 वोट से हमारा कैंडिडेट वहां आगे है, यानी ये इसको मानना पड़ेगा कि ये अच्छा मुकाबला है और कांग्रेस के लिए कम से कम अभी तो फिलहाल हमें मतलब एक सुखद खबर मिल रही है और हमको उम्मीद है कि हम शाम को विजयी होंगे। अजय टंडन जी वहां से विधायक निर्वाचित होंगे। चलिए, हमारे साथ गोविंद मालू जी भी जुड़े हुए हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता। फिरोज जी आप बने रहिए हमारे साथ। और वरिष्ठ पत्रकार नवीन आनंद जोशी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मालू जी, अगर दमोह की बात की जाए, सबसे पहले मध्य प्रदेश का उपचुनाव जहाँ पर आपने पूरे मंत्रियों की फौज थी, आपके प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री ने पूरी ताकत झोंकी और जो पहले राउंड के बाद जो नतीजे आ रहे हैं वो आपकी उम्मीदों के मुताबिक नहीं है। क्या आपको लग रहा है कि आप बाकी के हालांकि 26-25 राउंड बचे हैं और फिरोज सिद्दीकी जी भी हमारे साथ जुड़े हैं और वो भी ये स्वीकार कर रहे हैं कि अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन बैलेट पेपर में जिस प्रकार से बीजेपी 900 वोटों से पिछड़ी है, जो अभी तक का ट्रेंड कभी रहा नहीं है। जब कांग्रेस सरकार थी तब भी कभी इतने वोटों से पीछे नहीं रही थी बीजेपी कहीं किसी एक सीट पर। तो आज ये जो रुझान हम पहले बार जो देख रहे थे, इसको किस नजरिए से देखा जाए? तो कांग्रेस के बेल्ट है, वहां की जो स्थिति है वो सामने आई। उसके बाद में फिर पेटियां ईवीएम में जो निकलेगा जी, तो मैं समझता हूं कि अंतिम रूप से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार एक बड़े अंतर के साथ विजयी होगा। क्योंकि दमोह का जो इतिहास है ना जी, खुशफहमी की जरूरत नहीं है कांग्रेस वालों के लिए जी। ये तो ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन ये सीट का रिकॉर्ड भी जैसा हमारे मित्र ने बताया कि मार्जिनल रही है, हमेशा से कम, आपने बताया कम अंतरों का रहा है। तो उसमें तो इतना थोड़ा बहुत वेरिएशन और उसमें उतार चढ़ाव होते रहते हैं, अप एंड डाउन, लेकिन कुल मिलाकर हम आश्वस्त हैं जीत के प्रति। आपको क्या कारण लग रहा है कि अगर पहले राउंड में भी इतने अगर आप पीछे चल रहे हैं, क्योंकि आपने पूरी ताकत झोंकी, मुद्दा था, विकास की बात थी, मेडिकल कॉलेज की सौगात देने की बात हुई थी कि दमोह में आप मेडिकल कॉलेज की सौगात मिल जाएगी, विकास की बात कर रही थी बीजेपी, और कांग्रेस ने जो 28 सीटों में मुद्दा उठाया था कि जयचंद, भीतरघात, गद्दार, तो क्या ये मुद्दा चल गया? लोगों को अपील किया कि चुने हुए निर्वाचित प्रतिनिधि किस प्रकार जनता को धोखा दे रहे हैं? पिछले उपचुनाव में भी इससे कोई मुद्दे चले नहीं थे मनोज जी, आपको याद हो तो जी, तो बड़े अंतर के साथ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीते थे, इसलिए मुद्दा नहीं चला है। और भारतीय जनता पार्टी की शिवराज जी के नेतृत्व वाली सरकार के जो विकास के काम 15 साल के पहले के और इस रेजिम के काम, उनको लेकर हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारा बड़ा चेहरा वो जनता के बीच में था। उनके कामों के आधार पर, उनके व्यक्तित्व के आधार पर, कि कर्मठता, क्रियाशीलता, सरलता और जिजीविषा, उनकी लोगों के प्रति काम करने की ललक, गरीबों के लिए उनके उन्नयन और विकास की ललक, इस बात को जनता जानती है। और इसीलिए वो मतदान जब करने गई तब उसको ये बात जहन में थी कि शिवराज सिंह जी चौहान इस प्रदेश को एक बहुत ही अच्छा नेतृत्व दे रहे हैं और विकास के पथ पर जो पीछे खसक गया था 15 महीने में, उसको फिर से पटरी पर ला रहे हैं। ये मुद्दा लोगों के जहन में था और इसी मुद्दे पर मतदान हुआ। नवीन जी, जो कुछ कह रहे हैं मालू जी आपने भी सुना है, तो क्या मान लिया जाए कि अगर नतीजे बीजेपी की उम्मीदों के खिलाफ होते हैं
तो इसको एक जनमत माना जाए मुख्यमंत्री की 1 साल के कार्यकाल पर? देखिए मनोज जी, वो दमोह की जो चुनाव के जो प्रारंभिक रुझान है जी, वो सीधे सीधे भी तो यह बता रहे हैं कि 2 बातें थी वहां। एक तो मलैया जी का किनारे करना, और मलैया जी के अंदर जो भावना आ गई थी, और जो हालांकि उन्होंने बाहर से प्रदर्शित नहीं की, लेकिन अंदर ही अंदर उनको जो उपेक्षा का भाव उनके साथ हुआ वो उसमें दिखेगा। दूसरा, एक कोरोना का उस समय एक कोरोना काल की समय आ चुका था, और लगभग लोगों का ये मानसिकता थी कि इसको इस समय चुनाव नहीं होना चाहिए थे। तो चूंकि शासन और सीएम का भी, सारे नेताओं का भी रुझान था कि होना चाहिए, तो चलिए वो हुआ। लेकिन 2 बातें उसमें, पिछला भी जब बगावत के कारण चुनाव हुए थे तो बगावत में कुशवाहा जी और मलैया जी के बीच जो उनका सबोटेज का जो फायदा हुआ था वो राहुल लोधी को मिला था। इस बार चूंकि वो दल बदल करके आए हैं, तो दल बदलने का भी एक मैसेज पिछले चुनाव में 28 उपचुनाव में नहीं हुआ। इसका मतलब ये नहीं है कि भाजपा इस पर खुश हो सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता ने इसको भी सुना है, समझा है। और इन परिणामों में यदि ये बात, जो पहला चरण आया है, पहला राउंड हुआ है, यदि ये 25-26 तक लगातार लीड करते हैं, तो इससे स्पष्ट हो जाएगा कि जो लोगों को जनता चुनकर के जिनको विधायकों को भेजती है, और वो इस तरह से इस्तीफा दे करके और जनता पर एक चुनाव का बोझ डालते हैं, वो भी कोरोना काल में, जब लोगों को आपने ये सीख दी थी कि दूरियां बनाएं और घर में रहें, तो उनसे आपने वोट करवाए, तो कहीं ना कहीं ये अपील भी करता है। और ये परिणाम इस बात को इस बार साबित कर देंगे कि दमोह की जो सियासत है वो किस तरह की है। अगर इसके उलट हम बात करें कि अगर नतीजे कांग्रेस की उम्मीदों के खिलाफ निकले, अगर कांग्रेस इस सीट हार जाती है, क्योंकि अभी 25 राउंड बाकी है, तो क्या कमलनाथ पर कोई संकट है कि नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष में कोई एक कुर्सी छोड़ना पड़ेगी? क्योंकि कल ही उन्होंने अपने कार्यकाल के 3 साल पूरे किए हैं और एक चिट्ठी भी लिखी अपने कार्यकर्ताओं को उन्होंने। देखिए, कमलनाथ जी के पास तो खोने को कुछ है ही नहीं, क्योंकि जो खोना था वो उसके पहले ही खो चुके हैं। अब जो आज मतलब जो भारतीय जनता पार्टी की अपन बात कर रहे हैं, कांग्रेस के पास तो खोने को कुछ नहीं है। कमलनाथ जी का जो चिट्ठी वाला जो आप कह रहे हैं वो सच है कि उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को लिखा, लेकिन आप बताइए कि अब कांग्रेस के पास करने के लिए है क्या? यहाँ पर ये इलेक्शन यदि वो जीत भी जाते हैं तो केवल एक सीट का ही उनको जो अच्छी खबर कही जाएगी कि उन्होंने एक सीट हासिल कर ली, लेकिन कोई बहुत बड़ा उससे उनके उसमें कोई उपलब्धि या उल्लेखनीय योगदान नहीं कहा जाएगा। ये तो वो परिणाम बताएंगे हालांकि, लेकिन फिर भी कहा यह जा रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी को यदि ये सीट जाती है तो उसको जितना नुकसान ये दिखेगा, पब्लिक में ये मैसेज जाएगा कि वो जो 28 उपचुनाव थे वो चाहे जीत गए हों, लेकिन जी पार्टी को उठा के चुनाव में नकारा गया था, तो इस भाई वो फिर मतलब मैनिपुलेशन के साथ आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें ये नुकसान जरूर दिख रहा है कि यार ये सीट जाने से भाजपा को नुकसान होगा। जी, भाजपा को नुकसान होगा। फिरोज जी, अगर सीट जीत जाते हैं आप, तो क्या एक मॉरल बूस्ट होगा आपका 2023 के चुनाव के लिए? हालांकि उसमें समय है अभी। और दूसरा, दमोह से अच्छी खबर है, लेकिन बाकी देश की अगर हम बात करें, पश्चिम बंगाल हो जहां पिछली बार 44 सीटें आपने जीती थी, खाली हाथ नजर आ रहे हैं। तमिलनाडु में डीएमके अच्छा कर रही है, लेकिन कांग्रेस कहीं ज़्यादा उसमें अच्छा कर नहीं पा रही। पुडुचेरी में आप सरकार गंवा रहे हैं, और केरल और आसाम में भी आपको उल्लेखनीय सफलता नहीं मिल रही है। तो इसका जिम्मेदार कौन? देखिए, मैं अभी ये कह रहा हूँ कि ये बहुत शुरुआती ट्रेंड है। अगर असम की बात करें तो वहाँ अभी अपर असम की जो सीटें हैं ये वहाँ का ट्रेंड आ रहा है। जब लोअर असम में आएंगे तो कांग्रेस का बहुत अच्छा रहेगा। और आप टोटल जनादेश को देखें, पश्चिम बंगाल को छोड़ के, तो बहुत फंसा हुआ मतलब जनादेश चल रहा है, नेक टू नेक चल रहा है डीएमके। लेकिन सर उसमें आप कहीं नहीं दिख रहे हैं ना, उस टैली में हाथ कहीं नहीं नजर आ रहा है। नहीं, क्यों, हम वहाँ असम में भी हमारी जो है काम हम अच्छा कर रहे हैं, वहाँ भी हमको एलडीएफ से अच्छी बराबरी से टक्कर है हमारी। लेकिन देखते हैं कि फाइनल फिगर अभी क्या आता है, उस पर डिपेंड करता है। दमोह का जहाँ तक सवाल है, तो आप देखिए मनोज जी की पिछली बार जब 28 उपचुनाव हुए थे, तो उन उपचुनाव में जिस पार्टी को पोस्टल बैलेट में सफलता मिली थी, यानी जो पोस्टल बैलेट में जीती थी, वही अंत में जाके चुनाव जीती। आप सबको देख लीजिए, हमने बहुत अच्छे से इसका बारीकी से अध्ययन किया था हमने कांग्रेस ने जी। और इस बार भी हम ये देख रहे हैं कि दमोह में हमको बहुत अच्छी खासी सफलता मिली, मतलब 900 वोटों से हमको अगर बढ़त मिली है, तो ये हमको लगता है कि फाइनल में जाके हमको
अच्छी सफलता मिलेगी और कांग्रेस जो है वहाँ चुनाव विजयी होगी दमोह में। तो इसको क्या माने कि जनता ने जनादेश किस लिए दिया है, ये कि जो गद्दारी हुई है, जो आप कह रहे थे कि राहुल लोधी ने गद्दारी की है, उस पर दिया है, या कोई सकारात्मक संदेश इसमें आप छुपा हुआ मान रहे हैं? फिरोज जी, लगता है उनसे हमारा संपर्क टूट गया। एक बार फिर से कोशिश करेंगे, हम चलेंगे मालू जी के पास। और पहले हम इसके पहले आपको बता दें कि दमोह उपचुनाव में पहले राउंड के बाद कांग्रेस उम्मीदवार अजय टंडन 1100 वोट, दूसरे राउंड के बाद माफ़ कीजिए, अजय टंडन की लीड 1100 वोटों की हो गई है। तो लगातार पहले बैलेट पेपर और ईवीएम के 2 राउंड के बाद वो लगातार कांग्रेस प्रत्याशी बढ़त बनाए हुए हैं। और बीजेपी के नज़रिए से देखा जाए तो ये अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि कई सारे मंत्रियों की जो दाव पर लगी थी प्रतिष्ठा, खुद मुख्यमंत्री ने लगातार प्रचार किया था। वी.डी. शर्मा जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो लगातार वहाँ डेरा डाले हुए थे। और अगर ये नतीजे आ रहे हैं, क्योंकि अभी 2 राउंड हुए हैं, 24 राउंड की गिनती बाकी है, और कई बार नेता ये कहते हैं कि ये हमारा जो क्षेत्र है साउंड वाला, ये वहाँ के अभी वोट खुलने दीजिए, ईवीएम निकलने दीजिए, तो हम इस बढ़त को पाट लेंगे। तो कई बार ऐसा हुआ भी, हमने देखा भी है। लेकिन फिलहाल अभी अच्छी खबर कांग्रेस के लिए कहीं से है अगर, तो वो मध्य प्रदेश से है, दमोह से, जहाँ बीजेपी उम्मीदवार उनसे लगातार पीछे चल रहे हैं। राहुल लोधी कांग्रेस के उम्मीदवार थे, पिछली बार चुनाव जीते थे और चुनाव में इस्तीफा दिया उन्होंने, बीजेपी के साथ गए। और मुद्दा उन्होंने कहा था कि विकास नहीं करवा पा रहा था मैं अपने क्षेत्र का। तो कहीं ना कहीं सवाल तो जनता के मन में रहा ही होगा कि अगर बीजेपी जिस विकास की बात कर रही है, और अगर जयंत मलैया लंबे समय तक वहाँ मंत्री रहे, तो उनके समय विकास क्यों नहीं हो पाया था। मालू जी आपको आवाज़ मिल पा रही? आ रही आवाज। मालू जी, दूसरे राउंड में भी आपके लिए अच्छी खबर नहीं है दमोह से? अरे अभी तो बहुत राउंड बाकी है, होने दीजिए मनोज जी। अभी आएंगे सामने सब कुछ जी, परिणाम जो हमारे पक्ष में आगे आने वाले दौर में भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बढ़त बनाएगा और विजयश्री का वर्ण करेगा। आपने पूछा, आपने ये कहा कि उनके समय, मलैया जी के समय विकास क्यों नहीं पाया। देखिए, विकास किसी एक क्षेत्र विशेष का अलग से होता है, वहां की आवश्यकता के अनुरूप कोई 1-2 चीजें घोषणा हो सकती है, लेकिन पूरे मध्य प्रदेश का एक समेकित विकास, एक समन्वित विकास जो योजनाओं के जरिए होता है, वो कोई क्षेत्र उससे अछूता नहीं छूटता, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का क्षेत्र हो या कांग्रेस के की विजयश्री वाला क्षेत्र हो। इसलिए समान रूप से सबदूर विकास हुआ है। इसलिए ये कहना कि उस समय विकास नहीं हुआ, मलैया जी, क्योंकि ये बात तो, क्योंकि मलैया जी 7 बार चुनाव लड़े, मंत्री रहे लंबे समय, और वो लगातार कह रहे, और आप भी कह रहे हैं कि प्रदेश का उन्होंने विकास किया, और किया भी। मध्य प्रदेश में काफ़ी कुछ दिख रहा है, सड़क, बिजली के, पानी के मामले में हम ऐसा भी नहीं कह रहे कि नहीं हुआ। लेकिन अगर जिस बात को लेकर राहुल की चिंता थी कि क्षेत्र का विकास नहीं हुआ, तो जाहिर सी बात है कि उनके 2 साल पहले तक तो मलैया परिवार का कब्जा रहा, मलैया का। तब क्या वो विकास में कौन से पैरामीटर में दमोह पीछे छूट गया था, जिसको पूरा करने के लिए राहुल गांधी को इस्तीफा देकर बीच में आपके पास आना पड़ा? मनोज जी, विकास एक निरंतर प्रक्रिया है जी। नई तकनीक आती है, नए कुछ इनोवेशंस होते हैं, नए आवश्यकताएं होती हैं। पहले लट्टू लगते थे, फिर ट्यूबलाइट लगने लगी और एलईडी लगने लगी। तो देखिए, ये जो निरंतर विकास की प्रक्रिया है, वो कहीं ना कहीं जब आवश्यकताएं रोज बढ़ती है, आबादी बढ़ती है, आवश्यकताएं बढ़ती है, नए अनुसंधान होते हैं, किसानी खेती में नए अनुसंधान होते हैं, उसमें भी नई आवश्यकता होती है, स्प्रिंकलर आ गए, कई सारी चीजें आ गई। तो मैं समझता हूं कि ये विकास एक निरंतर प्रक्रिया का हिस्सा है जी। वो 15 महीने में जो विकास की निरंतर प्रक्रिया कहीं बाधित हुई, नई चीजें जो लाना चाहते थे वो लाए नहीं, इसके कारण राहुल लोधी ने कहा कि विकास मैं नहीं करा पा रहा हूं, क्योंकि विकास तो एक निरंतर प्रक्रिया का हिस्सा है। अगर 7 बार वो चुनाव लड़े और जीते मलैया जी, तो उन्होंने काम कराया होगा तभी तो जीते, नहीं काम कराते तो कौन उनको जनता चुन रही थी। इस बार की स्थितियां एंटी इनकम्बेंसी नहीं, बल्कि रामकृष्ण कुसुमारिया के खड़े रहने से कहीं न कहीं हमारा जो रेबल कैंडिडेट था उसके कारण वोट हमारे कटे और उसके कारण मलैया जी हारे।
उनके मलैया जी ने काम नहीं किया वैसा नहीं, पर मध्य प्रदेश का जो आदमी विकास कर सकता है उसको अपने क्षेत्र की चिंता नहीं होगी। इतने सीनियर लीडर है वो, इतने विजन वाले लीडर है वो, जो पूरे प्रदेश को दृष्टि देते हैं, वो अपने क्षेत्र में दृष्टि नहीं देते। ये लेकिन बिल्कुल गलत लेकिन बात है। लेकिन मलैया आपने जी देखा बहुत कि अच्छे व्यक्ति हैं। जो उनकी चुनावी जो लीड थी वो कई बार आपने देखा 130 वोटों से जीते, वो पिछली बार वो 800 वोटों से आ रहे या 5000 से, तो बहुत बड़ा अंतर से कभी चुनाव जीते नहीं है वो। मैं आऊँगा फिरोज जी के पास चल रहा हूँ। फिरोज जी, आपके लिए लगातार आपको बढ़त मिल रही है, लेकिन अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें, मालू जी आपके पास भी आऊँगा मैं, नवीन जी आपके पास भी। फिरोज जी, पश्चिम बंगाल की बात करें कि आपके हाथ खाली हैं। आसाम में बेहतर करने की उम्मीद थी, शायद राहुल गांधी ने अपना सब कुछ लगाया था, भूपेश बघेल भी लगे हुए थे और मध्य प्रदेश के नेताओं ने भी वहाँ काफ़ी ताकत लगाई थी। हालांकि अभी भी आप कह रहे हैं कि शायद ये कुछ नतीजे बदल जाए, लेकिन जो अंतर है कि बीजेपी 77 बीजेपी प्लस है और कांग्रेस 36 प्लस पर है, यानी आधे से ज़्यादा का अंतर है। तो आपको लग रहा है कि दोपहर तक ही आपको इसको आप पाट पाएंगे? क्योंकि ईवीएम के जमाने बहुत तेज़ी से रुझान आते हैं। बैलेट पेपर में लगता था कि 2 दिन तक लग रहे हैं, गिनती चल रही है, तब शायद उतना सटीक अनुमान हम नहीं लगा पाते थे। देखिए, अभी भी पूरा बंगाल 126 सीटें हैं वहाँ असम में, और 77 और 36 है, यानी अभी पूरी 126 से भी गिनती का रुझान सामने नहीं आया, जो मेरी जानकारी है। मैं स्क्रीन पे नहीं हूँ हालांकि, और अभी ये बहुत शुरुआती रुझान है, और जो सामने दिख रहा है वो जो कि अभी बीजेपी को जरूर बढ़त है, लेकिन असम में हमारी सरकार बनने की ये हमको पूरी उम्मीद पहले भी थी, और अभी भी हमारी उम्मीद कायम है कि असम में हमको सरकार बनाने हम जा रहे हैं, हमको वहाँ फायदा मिलेगा। जहाँ तक दमोह का जो है, मुझे जानकारी नहीं है कि हमको कितनी लीड मिल गई है। अगर हम दमोह में दूसरे राउंड में भी आपकी लीड बढ़ गई है, कितनी हो गई टोटल? जी कितनी हो गई टोटल लीड? मैं हमारे सहयोगियों से कहूँगा कि सबसे पहले दमोह का आंकड़ा बताएं कि कांग्रेस की लीड कितने की हो गई है। चलिए, मैं आपके पास इस आंकड़े के साथ आऊँगा, लेकिन इसके पहले नरोत्तम मिश्रा, जो कि मध्य प्रदेश सरकार के नए नए प्रवक्ता बने, मंत्री हैं, और उनकी ड्यूटी भी लगी थी पश्चिम बंगाल में। अनादि टीवी से चर्चा में उन्होंने क्या कुछ कहा इन नतीजों को, इन रुझानों को लेकर, सबसे पहले दर्शकों को वो सुनवाते हैं, फिर मैं आप तीनों मेहमान के पास लौटूंगा। पश्चिम बंगाल के चुनाव में एक अहम जिम्मेदारी निभाने वाले डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा हमारे साथ में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं, और एक बड़ी जिम्मेदारी सरकार की तरफ से भी सरकार के प्रवक्ता के तौर पर उनको मिली है। सर, सरकार के प्रवक्ता के तौर पर मिली जिम्मेदारी को लेकर एक शुभकामनाएं आपको। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अनादि का जिम्मेदारी है, सीएम ने दी है, सरकार ने दी है, कोशिश करूंगा उस पर कसौटी पे खरा उतरूं। सर, 5 राज्यों के चुनाव के परिणाम हैं जो वो निकल कर आने शुरू हो गए हैं। बीजेपी कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में भी बढ़त में है, असम में भी बढ़त में है, और केरल में भी अच्छी। जनता का विश्वास है मोदी जी के प्रति, अमित शाह जी के प्रति, नड्डा जी के प्रति, और मैं मानता हूं कि तीनों जगह सरकार भारतीय जनता पार्टी की बने। एक बड़े हिस्से में सर आपने प्रचार किया, बंगाल में काफ़ी समय तक, लंबे समय तक वहाँ पर बने रहे। क्या मानते हैं कितनी सीटें बीजेपी गेन करेगी सरकार? हम बहुमत की सरकार बनाएंगे, और मेरे हिस्से में जो 57 थी उनमें से 40 से 47 हम जीतेंगे। सर, इसके साथ में अगर मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश का दमोह का उपचुनाव भी हुआ था, परिणाम भी आ जाने वाले हैं। क्या मानते कितने वोटों से बीजेपी निकाल सकेगी? जीतेंगे, पर मैं एक्चुअल में उस समय ग्रॉस रूट पे गया नहीं था, मैं बंगाल में था, इसलिए जैसे बंगाल का दावा कर रहा हूँ ऐसे, पर हम जीत जाएंगे। सर, अगर मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश में काफ़ी जिस तरीके से अब आगामी दिनों में भी उपचुनाव देखने को मिलेंगे, क्योंकि खंडवा की सीट भी खाली है। जिस तरीके से अगर झाबुआ की सीट में भी बात करें तो कलावती भूरिया का भी निधन हुआ, तो उनको कैसे मानते हैं सर, किस तरीके से आगे की रणनीति में, क्योंकि कोरोना काल लगा था? देखिए, खंडवा की तो परंपरागत भाजपा की सीट है, वहाँ ज़्यादा चर्चा की गुंजाइश नहीं, वहाँ तो कोई भी बता देगा बीजेपी जीत रही है, और हमारी कोशिश है कि वो भी, झाबुआ भी जीते। सर, लगातार अगर मध्य प्रदेश की बात करें, तमाम सारे प्रयास, तमाम सारी कोशिशें की जा रही हैं कोरोना को नियंत्रण में लाने की। काफ़ी बड़ा एक मूव देखने को मिला, नियंत्रण में ले आए। कल हमारे कम हो गए केस,
जो हम 96,000 थे वो 88,000 पे आ गए। कल हमारा जो नए मरीज आए वो 12,000 कुछ थे और ठीक होके गए वो 14,000 के आसपास थे। 2,000 से ऊपर हमारी ऑक्सीजन आज हमारे पास सरप्लस में है, वेंटिलेटर है, बिस्तर है। मैं मानता हूँ कि 2-3 दिन में हम पार पा जाएंगे। सर एक आखिरी क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश अगर पश्चिम बंगाल की बात करें या तमिलनाडु की बात करें तो सीएम का फेस कौन हो सकता है, किसको मान? मैं मंत्री का ही नहीं बता पाऊंगा आप मुझसे, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, कद में भी पद में भी। ये प्रधानमंत्री जी तय करें, संसदीय बोर्ड तय करे, अमित शाह जी तय करें, नड्डा जी तय करें, मैं कहाँ हूँ इसमें, मैं कहीं नहीं। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का साफ तौर पर ये कहना है कि जिस तरीके से कौन फेस होगा उसको चयन करने का जो काम है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है, अमित शाह जी का है और जेपी नड्डा जी का है। देखना होगा किस तरीके से बीजेपी बढ़त बनाती है और किस तरीके से चुनाव में के जो परिणाम हैं वो निकल कर आते हैं। कैमरा पर्सन इरफान के साथ दुष्यंत पारासर, अनादि टीवी, भोपाल। तो ये थे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जो कह रहे थे कि उनके प्रभार के 57 में से 47 सीटों पर बीजेपी जीतेगी, लेकिन जो अभी टैली आ रही है वो ये बता रही है कि बीजेपी और टीएमसी के बीच जो शुरुआती लग रहा था कि कांटे की टक्कर है, अब टीएमसी 173 सीटों पर आगे बढ़त बनाती नज़र आ रही है और बीजेपी कहीं पिछड़ती नज़र आ रही है 110 पर। तो मालू जी, सबसे पहले आप ही के पास, फिरोज जी आपको 1100 वोटों से आगे आपके उम्मीदवार दूसरे राउंड में। मालू जी, पश्चिम बंगाल में ऐसा लग रहा था नेक टू नेक फाइट है, लेकिन अब आप पिछड़ते नजर आ रहे हैं। वहां भी देखिए, अभी ये तो प्रारंभिक दौर की मतगणना के रुझान है। अभी कई सारे राउंड होना बाकी है, कई सारे क्षेत्र खुलना बाकी है। इसलिए मैं आशान्वित हूं कि हम मैजिक फिगर के पास 150 से 152 सीटों पर पहुंच जाएंगे और सरकार हमारी बनेगी वहां। नवीन जी, क्या लग रहा है आपको, क्योंकि जिस प्रकार से रुझान हमको शुरुआत में लग रहे थे और अब जो स्थितियां हैं, क्योंकि जब एक पार्टी किसी राज्य में आगे होती तो वो कहते हैं कि हम देखिए अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जब दूसरे में पीछे जाते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं भी आप इंतजार कीजिए। देखिए, पश्चिम बंगाल में तो पूरे देश की निगाह थी और भारतीय जनता पार्टी ने तो सर्वाधिक शक्ति वहां पर लगाई है और जो मुकाबला वहां हुआ है वो चर्चाओं में भी काफी रहा है। और अभी जो उसके रुझान है वो शुरुआती जब आपने रुझान देखे होंगे तो तब बिल्कुल नेक टू नेक चल रहा था, टीएमसी और बीजेपी। कभी टीएमसी आगे होती थी, कभी बीजेपी आगे होती थी। लेकिन अभी जो लगातार इसमें उछल आगे पीछे होने के बीच जो अभी टीएमसी ने लीड किया है, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं यदि वो लीड को बरकरार रख लेती है तो कोई बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि वहां पर ये मिथक भी है कि इस बार एक बार मतलब ये मिथक टूट नहीं सकता, क्योंकि उनका ये मानना है कि ये इस बार बनेगी टीएमसी की सरकार। वहां के जो उनके रुझान के पहले के जो आंकड़े बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि वहां टीएमसी की सरकार बन सकती है। भारतीय जनता पार्टी अच्छा प्रदर्शन कर रही है लेकिन दूसरे नंबर पर रहेगी। लेकिन जो एक बड़ी खबर आ रही है कि तीसरे राउंड के बाद ममता बनर्जी 8,106 वोटों से पीछे चल रही नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी से। ये ममता बनर्जी की जो व्यक्तिगत वहां पर जो सीट को लेकर के जो बात हो रही, पहले उनसे 2 सीटों पर लड़ने का था, लेकिन बाद में उन्होंने केवल 1 सीट पर लड़ने का जो एक रिस्क भी लिया और उसके बाद जो उनका प्रदर्शन था, जो खेला होवे उसका मुद्दा आया, फिर उनके पैरों में चोट का प्रदर्शन भी, बहुत सारे जोक्स भी बने, काफी कुछ चीजें चली। लेकिन अंततोगत्वा टीएमसी के प्रति लोगों का कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की मेहनत से इनकार नहीं है, लेकिन फिर भी यही लग रहा है कि बीजेपी वहां पर अच्छी सम्मानजनक स्थिति में रहेगी लेकिन सरकार बनाने से दूर रह जाएगी। वैसे ही हालात होंगे जैसे मध्य प्रदेश में 2018 के चुनाव में हुए। जी फिरोज जी, बीजेपी से एक सबक नहीं ले सकती कांग्रेस की? पश्चिम बंगाल में उसने 3 विधानसभा सीटों से शुरुआत की थी और 113 पे खड़ी है, और आपने कभी जब पूरे शासन किया वहाँ, इसके बाद आप जो सत्ता से गायब हुए और पिछली बार 44 सीटों पर आप थे, अकेले जीते थे, गठबंधन के बाद भी आपकी अकेली, और अभी आप 4 सीटों पर भी आगे नज़र नहीं आ रहे हैं। तो गलती कहाँ हो गई, रणनीति बनाने में या गठबंधन के सहयोगी चुनने में? नहीं, अब ये तो बाद में पार्टी का अपना आकलन करेगी, पार्टी की क्या स्थितियां वहां रहती हैं और
क्यों हमको वहाँ जैसी सफलता मिलनी चाहिए थी वैसी सफलता नहीं मिली, क्यों कैडर को हम मोबिलाइज नहीं कर पाए, ये सब चीज़ें अब चुनाव परिणाम जब फाइनल आ जाएंगे उसके बाद हम बैठ के उस पर मंथन और विचार करेंगे। जो भी वहाँ रिजल्ट रहते हैं पश्चिम बंगाल में, और वहाँ से हमें ज़्यादा उम्मीदें भी नहीं थी, लेकिन हाँ बाकी के राज्यों में जरूर कांग्रेस अभी नेक टू नेक चल रही है। और देखिए फाइनल रिजल्ट आने दीजिए, फाइनल रिजल्ट के बाद समझ में आएगा कि वहाँ क्या आखिरी में जाकर स्थितियाँ रही हैं। वैसे आपके लिए एक अच्छी खबर मैं बता देता हूँ, फिलहाल एकमात्र जो दमोह से आप 1480 वोटों से कांग्रेस उम्मीदवार अजय टंडन आगे हो गए हैं। जी फिरोज जी। हाँ तो बहुत अच्छी है, मैं कह रहा हूँ ना कि अगर हम किसी भी तरीके से वहाँ 4-5 हजार के आसपास पहुँच जाए बढ़त में, तो हमारे लिए ये तय हो जाएगा कि ये सीट हम जीतने जा रहे हैं। और हमको उम्मीद थी कि ये सीट हम जीतने जा रहे हैं। आप देखिएगा शाम तक हम ये सीट जीत जाएंगे, क्योंकि वहाँ बहुत नेक टू नेक है। उस विधानसभा का जो राजनीतिक गणित है वो ऐसा ही है कि कांग्रेस बीजेपी में हार जीत का अंतर कुछ 100 वोटों से रहता है, कुछ छोटे मोटे हजार के मार्जिन से वहाँ हार जीत होती है। लेकिन अब जी मालू जी लगातार आप पिछड़ते जा रहे हैं, तो कब तक उम्मीद है कि कितने हजार वोटों की लीड को आप पाट सकते हैं, फिर आप बढ़त बना सकते हैं? देखिए मैं कोई ज्योतिष तो हूं नहीं, लेकिन मुझे विश्वास है मतदाताओं के रुख पर और हमारे कामों पर और हमारे ये पूरे प्रचार अभियान पर जी, कि जिस ढंग से लोगों का प्रतिसाद मिला उसमें अंतिम रूप से हमारे विजय होगी। अब ये आंकड़ेबाजी की बात है कि कितने बढ़त मिलेगी और कितनी बढ़त कम होगी और कितना क्या होगा, ये तो समय बताएगा, लेकिन अंतिम रूप से हम जीतेंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और मध्य प्रदेश के नज़रिए से अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो कई सारे नेताओं का राजनीतिक कैरियर दांव पर लगा हुआ, तो आपको लग रहा है उस पर कुछ अंतर पड़ता नजर आएगा? हालांकि आप अच्छी अगर कहें कि 3 से अगर आप सरकार बनाने के नज़दीक भी जा रहे हैं, सरकार बना भी लेते हैं, तब क्या मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद के 2 नए दावेदार और उभरते नजर आएंगे? देखिए पार्टी चुनाव लड़ती है, नेतृत्व करने वाले और शीर्ष नेतृत्व सबका उसमें सहभाग होता है, इसलिए राजनीतिक भविष्य का कोई सवाल नहीं है। वहां तो भारतीय जनता पार्टी के भविष्य का बंगाल में सवाल है और उसको भविष्य अच्छा, सुनहरा और उजला दिख रहा है जी। और इसमें हमारे सारे कार्यकर्ताओं की, कैलाश विजयवर्गीय से लेकर नरोत्तम मिश्रा जी तक सब लोगों की मेहनत है और उसके सुफल आएंगे सामने। और इसीलिए कोई भविष्य का सवाल नहीं है। जिसको जो जिम्मेदारी मिली, किसी को 4 सीट की मिली, किसी को 1 सीट की मिली, किसी को पूरे बंगाल की मिली, विनय सहस्त्रबुद्धे जी भी गए और भी कई नेता गए। तो देखिए ये तो चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव के संगठन की, चुनाव लड़ने की एक पद्धति है। संगठन अपना काम करता है, किसी को एक बूथ भी दिया जाता है सांसद जैसे व्यक्ति को, ये तो भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है सब। ये कोई घर में आराम तलब करके या 5 स्टार होटल में आराम तलब करके केवल जुगाली करने से हम ऐसे चुनाव नहीं लड़ते हैं। हम तो वहाँ हमारे तो छोटा छोटा, बड़े से बड़ा कार्यकर्ता, छोटे छोटा पूरे बूथ की इकाई तक परिश्रम करता है और उसी का सुपरिणाम देख रहे हैं आप। रिजल्ट के जो ध्वनि आ रही है और जो रुझान आ रहे हैं वो इस बात का प्रतीक और द्योतक है कि हमने 3 से शुरू करके हम उस यात्रा को चुनाव के जीतने के नजदीक ला रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है, कहीं ये गलती हो गई कि एक चेहरा नहीं था जो पश्चिम बंगाल के हिसाब से देखे कि ममता के मुकाबले कोई ऐसा चेहरा नहीं था स्थानीय स्तर पर, जिसका नुकसान शायद आपको होता नजर आ रहा है? जैसा नहीं है, चेहरा तो भारतीय जनता पार्टी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किए गए काम है। बाकी जगह भी हमने कोई चेहरा प्रोजेक्ट नहीं किया, तो चेहरा का सवाल नहीं, चेहरा तो भारतीय जनता पार्टी और किसी भी कार्यकर्ता को वो अपने मुख्यमंत्री का चेहरा बनाती है। रघुवर दास भी बने हैं झारखंड में, हमारे खट्टर जी बने हरियाणा में, अच्छा चला रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस बने थे महाराष्ट्र में। तो देखिए चेहरा वेरा प्रोजेक्ट करना वो अलग अलग जगह की रणनीति का हिस्सा होता है, लेकिन कमल और भारतीय जनता पार्टी और हमारे सरकार के काम, हमारी जो जनता के प्रति जनाभूमिक राजनीति का जो उन्वान है, का जो हमारा फलसफा है, का जो हमारा अलग अलग राज्यों में जो उस रूप में हम वहां तक ले जा रहे हैं, अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति तक, उसके सुपरिणाम
अलग अलग राज्यों में हमें मिले हैं और प्रतिसाद भी मिला है। इसलिए हम आशान्वित हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक बड़ी लहर दिख रही है पश्चिम बंगाल में, और वो चुनाव हम जब आखिरी टैली आएगी तो भारतीय जनता पार्टी उस मैजिक फिगर के उस हाफवे ऑफ द मार्क पर जाकर रुकेगी। नवीन जी, एक और कमेंट आपसे कि जो गोविंद जी कह रहे हैं कि एक उम्मीद है, और हालांकि अभी काफ़ी कुछ गिनती बची है, क्योंकि हम कह सकते हैं 8 बजे से शुरुआत हुई थी, पोस्टल बैलेट की गिनती हुई है और अभी 11 बजने में भी समय है। लेकिन क्या एक चूक जो हम कह रहे हैं कि चेहरे को लेकर पश्चिम बंगाल में हो गई, कि ये कोई ऐसा चेहरा होता है जो शायद उसको वोट में कन्वर्ट करता, और जो बाद के जो 2 राउंड थे, जो चुनाव आयोग या सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली नहीं हो पाई, और जो कोरोना को लेकर जो लोगों को देश भर से आंकड़े आ रहे हैं, जो गुस्सा था, वो बाद के जो 2 राउंड है उस पर अंतर पड़ा और बीजेपी शायद इतना पीछे अभी नजर आ रही। हाँ मनोज जी, आप जो कह रहे हैं इसका काफी हद तक असर हुआ है। जो सेकंड दो राउंड जो आखिरी के हो गए उसमें इलेक्शन कमीशन को जब टाइट किया गया, तो इलेक्शन कमीशन के ने जो टाइट किया उससे राजनीतिक दल में खासकर भाजपा की जो मोदी जी की रैलियां नहीं, उसका असर तो पड़ेगा। मैं मालू जी की एक बात जो ये बता नहीं पा रहे हैं शायद, तो कैलाश विजयवर्गीय जी का जो राजनीतिक भविष्य है वो पिछले 6 साल से बंगाल में लगे हुए हैं, और कैलाश विजयवर्गीय जी ने 1500 किलोमीटर दूर जा करके पूरा समय लगभग पूरे पश्चिम बंगाल को नापा है। बाद में कई मंत्रियों की ड्यूटी लगी, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय जी के लिए तो वो सबसे बड़ा प्रश्न है। और यदि वो इस चुनाव को किसी भी हालात में, यदि वो चाहे सरकार बने ना बने, लेकिन यदि वो 3 सीट से 150 सीट तक, मतलब इनको 146 का मैजिक चाहिए, 147 का, यदि उसके पहले भी आता जी, उसके पहले भी यदि दोहरे अंकों से ऊपर भी जाता तो कैलाश विजयवर्गीय जी का मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में कद बढ़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी में सिस्टम ही नहीं है कि पहले से चेहरा घोषित करे। वो तो बहुत कम ऐसे अपवाद स्वरूप होता है जहां चेहरा पहले से घोषित किया था, लेकिन अधिकांश जगह पर चेहरा पहले नहीं आता है। पहले पार्टी अपने सिंबल पे लड़ती है, बाद में चेहरा वो घोषित करती है। तो ये उनका एक अंदरूनी लोकतांत्रिक उनकी व्यवस्था से होता है। लेकिन जहां तक ये लगता है इसमें कैलाश विजयवर्गीय जी का पूरा भविष्य दांव पर है। और भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता, जो जैसे हालात थे वहां पर टीएमसी के सरकार के दौरान कितने हमले हुए, कितने परेशानियों में राजनीतिक मुकदमे भी हुए, कई लोगों की जानें भी गई। यदि वो रक्त रंजित राजनीति में ये भारतीय जनता पार्टी इस स्तर पर भी आ जाती है कि वो अपना सम्मान वहां लेगी, तो वो पूरे देश में एक ऐसा मैसेज जाएगा कि उसके खिलाफ, मतलब जो आतताइयों के खिलाफ यदि भारतीय जनता पार्टी वहां खड़ी हो रही है, तो वो बड़े अच्छा मैसेज। कार्यकर्ता भी पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी है, इनमें चेहरा महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि टीएमसी यदि अपनी हैट्रिक करने जा रही है, पश्चिम बंगाल की सरकार या वहां के जो लोगों ने जो भी चयन किया है, जो अभी जो ट्रेल जो आ रहा है लीड, ये उस पर जाता है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगा यदि सीटें बढ़ती हैं तो। चलिए, निश्चित तौर पर अभी चूंकि चुनाव गिनती बची है। जी जी मालू जी, जल्दी से। नवीन जी ने कहा कि मैंने इस बारे में जो उन्होंने कहा, मैंने यही तो कहा। आपने खुद ने कहा कि भविष्य दाव पर कुछ नहीं लगा है। ये तो उनकी परिश्रम, वो तो खैर संगठन के जानकार हैं और उन्होंने वहां पर मेहनत करके और नीचे ग्रास रूट तक हमारी जड़ों को गहरा किया है। तो भविष्य कोई दाव पर नहीं लगा है, भविष्य तो अच्छा है, क्योंकि वहां पश्चिम बंगाल में एक बड़ी फोर्स के रूप में भारतीय जनता पार्टी एक सीधी फोर्स के रूप में प्रकट हुई है, जो केवल 3 पे थी। उसके बाद 18 मिले हमको सांसद, और उसके बाद में जो प्रतिशत मिल रहा है, और चुनाव में हम सरकार बना रहे हैं, हम वहां सरकार बनाएंगे। हमारे 150 का जो मैजिक फिगर है, हम उसके पास पहुंचेंगे और हम सरकार बनाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि इतना सारा जो वहां पर हमारा मोटिवेशन हुआ है कार्यकर्ताओं को, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, वो जो मशीनरी हमारी कार्यकर्ताओं की काम करने के नीचे तक लगी है, और जो जनता का रुझान था, उस आधार पर मैं कह सकता हूं कि वहां पर सरकार बनेगी ही। चलिए, निश्चित तौर पर हमारी शुभकामना आपके साथ है, और शाम होते होते स्थितियां क्लियर हो जाएगी। बहरहाल मालू जी आपका, नवीन जी आपका, फिरोज भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। तो निश्चित तौर पर 5 राज्यों के चुनाव पर सबकी नज़र है, और सबसे ज़्यादा नज़र जो है पश्चिम बंगाल पर थी। और फिलहाल
टीएमसी के नज़रिए से कह सकते हैं कि अच्छी खबर है उनके लिए कि लगातार उनकी बढ़त जो सुबह नेक टू नेक लग रहा था, अभी 178 सीटों के आसपास वो आगे चल रही हैं और बीजेपी 113 से 106 पर आ गई है। और हो सकता है इसमें उतार चढ़ाव चलता रहेगा, और लेकिन जो अधिकृत रूप से हम एक एक पल का अपडेट आपको पांचों राज्यों का बताते रहेंगे। और दमोह में भी फिलहाल कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है कि कांग्रेस उम्मीदवार अजय टंडन लगातार आगे चल रहे हैं। तो सारे अपडेट के साथ हम पल पल आपको देते रहेंगे और आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए अनादि टीवी। और फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।